हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग क्या होता है, जिसे हम सिंपल वर्ड में सांस लेना कहते हैं। वो कैसे कैरी आउट किया जाता है, कैसे हम ऑक्सीजन को इन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो एक्चुअल में ब्रीथिंग 2 स्टेजेस प्रोसेस होता है बच्चे, जिसमें इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन का मतलब है टेकिंग एयर इन, और दूसरा स्टेप होता है एक्सपायरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को बाहर की तरफ रिलीज आउट करते हैं। तो ब्रीथिंग में 2 स्टेजेस आती हैं। इंस्पायरेशन, एक बार हम सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, एक बार हम सांस बाहर निकाल रहे हैं। तो यही जो मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट है, ये कहाँ पर कैरी की जाती है, एट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो लंग्स ही हमारा वो ऑर्गन है जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में रोल प्ले करता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा लंग्स हैं वो एक चैम्बर में प्रोटेक्टेड रहते हैं। उस चैम्बर को हम क्या बोलते थे, थोरेसिक चैम्बर बोल रहे थे, जो क्या था, पीछे की तरफ वर्टेब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड था, आगे की तरफ स्टर्नम से, साइड में रिब्स में, और नीचे की तरफ क्या है, डायफ्राम में। तो ये चारों चीजें मिलकर एक चैम्बर बना रही थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, थोरेसिक चैम्बर। तो जब हम एयर को अंदर ले रहे हैं या आप किसी चीज में एयर फिल करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहोगे कि वो एयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया को कवर करे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम सामान किसी बॉक्स में डालना चाहते हैं, तो जैसे आपको भी दाल है या आप कोई आटा बॉक्स डब्बे में डालते हो, तो आप क्या करते हो, उसको प्रेस करते हो। प्रेस करने का मतलब क्या है, थोड़ा स्पेस बन जाए ताकि ज़्यादा सामान आ सके। तो ऐसे ही फिजियोलॉजिकली हमारी लंग्स क्या हैं, ऐसे ही बनी हुई हैं कि जब हम एयर अंदर ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उस अंदर एयर लेने के पर्पस के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर जा सके, तो चैम्बर क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा एयर अंदर आ सके। और जब हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, जैसे आपने किसी चीज को बाहर निकालना है, तो आप क्या करते हो, उसको पुश करते हो, बाहर की तरफ धकेलते हो, है ना, धक्का मारते हो। तो धक्का मारने के लिए क्या करेंगे, हमारे जो लंग्स हैं उसका स्पेस, जो चैम्बर बना हुआ है, उसका स्पेस दोबारा से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, ताकि चीज क्या है, बाहर आ सके। तो मेन चीज क्या जाननी है हमें कि इंस्पायरेशन के टाइम जब एयर अंदर आ रही है तो कैसे हमारा लंग्स काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए, और एक्सपायरेशन के टाइम कैसे ये साइज में छोटा हो जाएगा ताकि प्रेशर लगे अंदर की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा एयर बाहर जाए। ठीक है, तो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये काम करने में, मतलब सिर्फ एरिया बढ़ाने में, हमारे जो थोरेसिक चैम्बर का एरिया है उसको बढ़ाने में 2 चीज़ें काम करती हैं। एक तो डायफ्राम, और दूसरा होता है स्पेशल मसल्स होती हैं जो हमारी पसलियों के साथ जुड़ी हुई हैं, रिब्स के साथ। एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये 2 मसल्स रिब्स के साथ जुड़ी हुई हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जिनका काम क्या है, हमारे थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करना। देखो, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। तो मेन पर्पस क्या है कि जब हम एयर अंदर ले रहे हैं तो हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम या एरिया क्या है, बढ़ जाना चाहिए। ये कैसे होगा, ये देखो, ये डायग्राम दिखा रखा है, ये एक लंग दिखा रखी है, और ये नीचे की तरफ किससे प्रोटेक्टेड है बच्चे, डायफ्राम में। पीछे की तरफ क्या है, आपके वर्टेब्रल कॉलम है। ये साइड में क्या जा रही है, रिब्स। ये फ्रंट पोर्शन नहीं दिखा रखा जहाँ पे आपको स्टर्नम दिखे। ठीक है, तो ये रिब्स एक पूरा केज बन रहा है। तो जब हम
एयर अंदर ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ये डायफ्राम जो डॉम शेप था, कर्व था, वो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेटन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर, मतलब काम कर कर ये इसकी शेप ऐसे ना होकर अब कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। तो पहले ये इतना एरिया कम था, अब ये इतना एरिया क्या है, बढ़ जाएगा। एक तो ये काम हुआ। साइड की तरफ क्या होगा कि हमारी रिब्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, किसकी हेल्प से, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये मसल्स क्या हैं, बाहर की तरफ काम करेंगी ताकि ये एरिया भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो देखो क्या हुआ कि जब हमने एयर अंदर लेनी है, डायफ्राम सीधा हो गया और पसलियां बाहर की तरफ आ गई ताकि हमारे इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आ जाए। तो डायफ्राम स्ट्रेटन हो गया और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने रिब्स को बाहर की तरफ खींच लिया। आपने महसूस भी किया होगा, एक बार हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट है बाहर की तरफ आती है और फिर दोबारा नीचे की तरफ जाती है। जब वो बाहर आ रही है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चे, इंस्पायरेशन, हम एयर को अंदर ले रहे हैं। जबकि साथ में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाहर निकालनी है, एयर को बाहर निकालना है। तो एयर को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, नीचे से प्रेशर लगना चाहिए। तो वो प्रेशर क्या होएगा, जो हमारा डायफ्राम स्ट्रेटन हुआ था वो दोबारा से कर्व हो जाएगा, तो वो लंग्स को ऊपर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। ऐसे ही जो रिब्स बाहर की तरफ निकली हुई थी वो दोबारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कर कर दोबारा अंदर की तरफ आएंगी। वहां पर कौन सी मसल्स काम करेंगी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, मतलब अंदर आ रही है, अंदर मीन इंटरनल। तो कौन सी मसल काम करी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, तो यहां से ये मसल दोबारा रिब्स को नीचे की तरफ पुश कर देंगी। तो ये चैम्बर जो पहले बड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, दोबारा से छोटा हो जाएगा। छोटा हो गया, प्रेशर लग रहा है तो एयर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो इंस्पायरेशन के टाइम्स रिब्स बाहर आती हैं, किसकी हेल्प से, बाहर मीन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की हेल्प से, और डायफ्राम क्या हो जाता है, स्ट्रेटन हो जाता है। जबकि एक्सपायरेशन के टाइम जब हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, रिब्स दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएंगी और डायफ्राम दोबारा से डॉम शेप्ड हो जाएगा। तो हमारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो ऐसे ही कैरी आउट किया जाता है। एक बार हम एयर इन ले रहे हैं और अगली बार एयर आउट कर रहे हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कंटिन्यू रहता है विदाउट एनी लैप, कोई रुकावट नहीं आती है उसमें। ठीक है, तो एक बार हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है, मतलब कितनी बार इंस्पायरेशन हुआ, कितनी बार एक्सपायरेशन, क्योंकि एक ब्रीथिंग का प्रोसेस 2 स्टेप्स में हो रहा है, एक इंस्पायरेशन और दूसरी एक्सपायरेशन। तो 12 से 16 बार ये नॉर्मल ब्रीथिंग है जब आप सीधे बैठे हो या सीधे लेटे हो। लेकिन जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो तब ये ब्रीथिंग का रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ताकि आप अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सिंथेसाइज हुए हमारी बॉडी में काम करने के लिए, क्योंकि वी आर वर्किंग आउट, उस वक्त हम काम कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ब्रीथिंग रेट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। ठीक है, अब हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहली डेफिनेशन है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या कहता है कि जब आप एयर ले रहे हो नॉर्मल कंडीशन में, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हो या एक्सपायरेशन, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, उस वक्त कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर लेकर जा रहे हो और कितनी वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, जितनी एयर आपने अंदर लेके गए उतनी ही एयर क्या है, बाहर निकाल देते हो। तो ये कितना है, 500 ml। तो एक ब्रीथिंग में हम 500 ml बाहर निकाल रहे हैं। हम 1 मिनट में कितना ब्रीथ आउट करते हैं,
12 से 16 हम गुना करेंगे तो 1 मिनट में इतनी एयर हम अंदर बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि जब आप फोर्सफुली कितनी अंदर एयर लेकर जा रहे हो, आप धक्के से सांस ले रहे हो, जैसे हम आलोम विलोम करते हैं, आप क्या है फोर्सफुली आपने सांस अंदर ली, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल हम कितना ले रहे हैं 500 और एक्सेस आपने कितना लिया है 2500। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या हुआ, आप फोर्सफुली कितनी एयर बाहर निकालते हो। ये जो आप धक्के से एयर बाहर निकाल रहे हो, जैसे हम कपालभाति करते हैं, तो आप फोर्सफुली क्या है एयर को बाहर निकाल रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो कितना है 1000। देखो आप जब धक्के से एयर लेकर जा रहे हो तो आप एयर क्या है ज्यादा लेकर जा रहे हो, 2500 ली है आपने, और जब आप धक्के से निकाल रहे हो उस 2500 में से सिर्फ निकली कितनी 1000 या 1100 निकली है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह गई, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह गई है, उस एयर को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। धक्के से एयर बाहर छोड़ने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी पर्सन में नॉर्मल कितनी एयर को इंस्पायर करने की कैपेसिटी होती है। जैसे नॉर्मली हम कितना करते हैं 500 और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 500 प्लस इंस्पायरेटरी धक्के से ले जाने वाली, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी कि इतनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर ले जा सकते हैं, वो हमारी लंग की कैपेसिटी है। तो ये किसके बराबर होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये भी वैसे ही हुआ कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप बाहर निकाल सकते हो, एक्सपायर कर सकते हो, तो वो कितना होगा, नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम लेकर निकालते हैं, प्लस उसमें अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को आप बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये कह रहे हैं कि जब हम एयर को हमने रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में रह जाती है, उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जो काम करने वाली जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो तो कितनी होगी कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह गई जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो उस वक्त कितनी हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह गई, उसे हम बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। कि नॉर्मल एक पर्सन कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले जा रहा है, किसके बाद, धक्के से एयर निकालने के बाद। आपने धक्के से एयर निकाल दी, उसके बाद क्या होगा, आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो वो जो मैक्सिमम एयर आप अंदर लेकर जा रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर हम लंग्स में कितनी अकोमोडेट कर सकते हैं जब हम धक्के से एयर को अंदर लेकर जा रहे हैं। धक्के से एयर ले जाना मतलब हमारी जो वाइटल कैपेसिटी थी, वाइटल कैपेसिटी क्या कह रही थी कि हम धक्के से बाहर निकाल दें। आपने फोर्सफुली बिल्कुल लंग्स को खाली कर दिया और फिर आप मैक्सिमम एयर अंदर लेकर जाओगे, वो ऑब्वियस आपके टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम से ज्यादा ही होगी।
क्योंकि वो आपने क्या है बिल्कुल लंग्स खाली कर दिए और उसके बाद आप फोर्सफुली एयर अंदर लेकर जा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वाइटल कैपेसिटी। जबकि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि जब हम आपने एक्सपायरेशन बिल्कुल फोर्सफुली कर दिया और अब आप फोर्सफुली ही सारी एयर अंदर लेकर जा रहे हो, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम लंग कैपेसिटी होगी आपकी, जो आप मैक्सिमम लंग्स को एक्सपैंड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आए। तो वो किसके बराबर होगी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कुछ टर्म्स थी बच्चे हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 1 मार्क्स में या डिफरेंस में आ सकते हैं। जैसे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में डिफरेंस पूछें, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने पढ़ा अभी ब्रीथिंग में क्या हुआ, हमने एयर को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, है ना। तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हमने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा अंदर एयर आने के लिए लंग की जो वॉल्यूम है वो हमने बढ़ा दिया, लेकिन लंग की कौन सी जगह पर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब कि जो बाहर से एयर आ रही है वो क्या लेकर आएगी, ऑक्सीजन, और जो अंदर से एयर आ रही है वो क्या लेकर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एक्सचेंज हमारे नॉस्ट्रिल में हो रहा है या ट्रैकिया में हो रहा है, कहाँ पर होता है, तो वो हमने पढ़ना है और वो कैसे होगा। एल्विलॉय वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्विलॉय अगर आपको याद होगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंड में प्रेजेंट होते हैं एट दी ब्रोंकियोल्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी लंग। तो लंग के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एल्विलॉय बोलते हैं जिन्हें, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए क्या होगा, एक तो एल्विलॉय वाली साइट हुई जहां पर एक्सचेंज हुआ, है ना, क्योंकि एल्विलॉय बाहर से वहां पर क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है ना, और ब्लड से वहां पर क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो मेन साइड तो एल्विलॉय है। फिर वहां से एक्सचेंज होने के बाद जब हमारा क्या है, ऑक्सीजन टिश्यू पे जा रहा है, वहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। लेकिन अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी साइट है, कहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्विलॉय बोलेंगे। ठीक है। तो एल्विलॉय एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। तो डिफ्यूजन कराने के लिए, अब डिफ्यूजन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस कितना सॉल्युबल है वहां पर, उसकी सॉल्युबिलिटी पर, है ना, उसके टेम्परेचर पर, वहां पर कैसा टेम्परेचर है, वहां की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है that is pressure gradient make by the different gases। अब ये दो गैसेस हमें पता है, इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होना है हमारा एट द टू साइड, एक बार एल्विलॉय पर और एक बार टिश्यू पर। ठीक है। जैसे ये देखो आपकी बुक में डायग्राम भी दिखा रखा है, ये एल्विलॉय रीजन दिखा रखा है बच्चे, ये टिश्यू रीजन दिखा रखा है। एक बार एक्सचेंज यहाँ हो रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इधर निकल गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। ठीक है। तो एक बार एक्सचेंज कहाँ हुआ, एल्विलॉय में। दूसरी बार एक्सचेंज कहाँ हुआ, टिश्यू में। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है। तो ये दो साइट्स हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस बेसिस पर होगा, हम वो पढ़ते हैं। तो
ये जो गैसेस हैं इनका ये कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे जब वो एटमॉस्फेयर में हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट नेचुरली वहां पर ज़्यादा है, तो वहां पर ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रेशर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम आएगा। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ 0.03% प्रेजेंट है एयर में, जबकि ऑक्सीजन कितनी है 21%। तो एटमॉस्फेरिक एयर में किसका प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। फिर हम एल्विलॉय में आते हैं। एल्विलॉय वो जगह है जहां पर पहला एक्सचेंज होगा, वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है बच्चे 104 और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 40। नेक्स्ट कहाँ है, ब्लड में। ब्लड कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो वहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या है, ज्यादा, दैट इज 45। ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां पर ऑक्सीजन कम था, अगर उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। उसका प्रेशर कितना होगा 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पर प्रेशर कितना है 40। टिश्यू में कितना है, टिश्यू में हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है 45। तो ये टेबल आपको थोड़ी रिमेम्बर करनी पड़ेगी कि जब एयर है, एयर में हमें पता है ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होएगा तो वहां पे नेचुरल उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। टिश्यू में हमें पता है रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वहां, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब ये एक्सचेंज कैसे होगा बच्चे, देखो हमें पता है बाहर क्या है 159 प्रेशर है और हमारे एल्विलॉय में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो डिफ्यूजन क्या कहता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एयर क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। कहाँ पर, एल्विलॉय में। ठीक है। अब एल्विलॉय में आते ही यहाँ पर क्या है, ब्लड आ रहा है। ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि पीछे से क्या आ रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है 40, यहाँ पर कितना है प्रेशर 40 है, और यहाँ पर एल्विलॉय में प्रेशर कितना है 104। तो यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। जैसे ही अंदर आई, अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये मूव होता हुआ आपके टिश्यू तक आएगा। ठीक है। टिश्यू में कितना है प्रेशर बच्चे 40। टिश्यू में प्रेशर कितना है 40, ये आपकी यहाँ लिख रखा है। टिश्यू में प्रेशर कितना है 40, ये देखो यहाँ पर टिश्यू में प्रेशर PO2 कितना है 40, जबकि ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पर कितना है 95। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो, तो ऑक्सीजन इधर मूव कर जाएगा। ठीक है। ये तो हो गई ऑक्सीजन की मूवमेंट, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन क्या कहता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट हमने चेक करा, जहां पर प्रेशर कम है उस साइड ऑक्सीजन मूव कर रही है। अब यही चीज हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो बच्चे, हमारी जो टिश्यू में है वो कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 45 होता है, जबकि हमारे इसमें कितना प्रेजेंट है 40। जो ब्लड आ रहा है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़कर आया था वो कितना है 40, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, इस ब्लड में। इस ब्लड में जुड़ते ही अब इस ब्लड का प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चे 45। कितना हो जाएगा 45। ये 45 ट्रेवल होता हुआ दोबारा एल्विलॉय के पास आ जाएगा। एल्विलॉय में कितना है 40, इसमें कितना है 45। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी
एल्वियोलाई में। यहाँ पर कितना है 40, तो इधर मूव कर जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से। अब बाहर हमें पता है कितना है 0.3%, यहाँ पर कितना है 40, तो ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से एयर अंदर आ रही है, एयर में क्या है ऑक्सीजन, और सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही एयर बाहर जा रही है जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो जगह पर चीजों को एक्सचेंज किया जा रहा है, किस बेसिस पर, प्रेशर ग्रेडियंट पर। डिफरेंस हो जब आपका कि एक गैस कितना प्रेशर लगा रही है वहां पर, तो जैसे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104, जबकि वहां पर जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें प्रेशर कितना है 40। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका एयर क्या है, ऑक्सीजन मूव कर जाएगी। ऐसे ही एल्वियोलाई में यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है दैट हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, उसका प्रेशर कितना है 45, और एल्वियोलाई का प्रेशर कितना है 45 ज्यादा है, तो एयर कहाँ मूव करेगी, या हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई मूव कर जाएगी। तो एक सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। लेकिन एक और बात जानने की जरूरत है हमें कि ये जो एल्वियोलाई होती है ये एक सिंपल लेयर नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर। 3 लेयरों से ये बना हुआ है हमारा एल्वियोलर साइट। एल्वियोलर साइट जो है हमारा 3 लेयर से बना हुआ है। एक तो एल्वियोलाई की वो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, फिर वहां पर जो ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं उसकी मेम्ब्रेन है, और इनके बीच में ये देखो एक येलोइश पोर्शन दिखा रखा है, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो गैसेस हैं उनको इन तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये तीनों, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएंगी बस, ये और ये, मतलब कि वन मेम्ब्रेन, ये येलोइश बीच में, और एक ये मेम्ब्रेन, इन तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ये जो मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, और हमारी इनको बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। ये अंदर की तरफ है, ये एंडो मीन्स इनसाइड, और बीच में क्या प्रेजेंट है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन ये 3 मेम्ब्रेन मिलकर फिर भी बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, मिलीमीटर्स में इसकी थिकनेस होती है। तो इन तीनों मेम्ब्रेन्स को क्या है, एयर को क्रॉस करके जाना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो वो एयर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बच्चे, इन मेम्ब्रेन में जो इजीली सॉल्युबल हो जाता होगा, वो जल्दी एक्सचेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, जल्दी एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर उनमें यही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि कोई भी गैस इस मेम्ब्रेन में जितनी जल्दी सॉल्युबल होगी वो इजीली एक्सचेंज हो सकती है। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25 टाइम्स हायर सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हम क्या समझे इससे कि कार्बन डाइऑक्साइड फास्टली एक्सचेंज होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ये हमारे लिए फायदा भी है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में किसी भी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल हैं, ताकि हम अपने बाकी सारे सिस्टम्स को ठीक रूप से चला सकें, ताकि एयर अंदर, साफ एयर अंदर आए। साफ की बात करेंगे हम कि उसके अंदर कोई और हार्मफुल चीज ना हो, एयर हो, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और फॉर्म ऑफ गैस ना हो, तो ऑक्सीजन अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाहर जाए। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, एट द एल्वियोलर रीजन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। थैंक यू।